छात्रों, आप सबों का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़े थे कि लोकतंत्र क्या है, उसका अर्थ और उसका परिभाषा को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके थे। जो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जो सिद्धांत था लोकतंत्र के प्रति, उसके दृष्टिकोण से हम लोग लोकतंत्र का अर्थ और उनके परिभाषा को समझ चुके थे। इस अध्याय को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन से। वैसे तो लोकतांत्रिक देशों की बहुत सारी विशेषताएं होती है, तो हम लोग देखेंगे कि उनके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको इस अध्याय में पढ़नी है वो कौन कौन सी पढ़नी है। उनमें से पहला जो प्रमुख विशेषता है वो है प्रमुख फैसले निर्वाचित लोगों के हाथों में होना चाहिए। जैसे हम लोग इसमें पाकिस्तान का उदाहरण देखेंगे, हम लोगों ने वहां पर देखा था कि पाकिस्तान में 1999 में जब सैनिक तख्ता पलट हुआ तो परवेज मुशर्रफ जो है औपचारिक रूप से और कार्यकारी रूप से भी राष्ट्रपति बन गए थे। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे संविधान संशोधन किए और संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति का जो शक्तियां था वो बढ़ा दिया। जनता जिसे निर्वाचित किया 2002 ईस्वी में अपने क्षेत्र से, जिन लोगों को निर्वाचित किया, उन लोगों को निर्णय लेने की ताकत होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देशों में अंतिम निर्णय लेने की ताकत निर्वाचित लोगों के हाथ में होती है, परंतु पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। उन्होंने संविधान संशोधन करके निर्वाचित लोगों को निर्णय लेने की शक्ति कम और सैनिक के जो बड़े अफसर थे उनको निर्णय लेने की क्षमता अधिक दे दिया। जैसे हम लोग अपने विधायक का चयन क्यों करते हैं, ताकि वो हमारे क्षेत्र के बारे में निर्णय ले सके। यानी अब हमारी निर्णय वहां पर नहीं चलेगी, क्योंकि हमने वोट के माध्यम से अपने निर्णय लेने की ताकत जो है उस विधायक को दे दिया। तो लोकतांत्रिक देशों में का जो प्रमुख विशेषता है वो यही है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित लोगों के हाथों में होनी चाहिए। यानी लोकतांत्रिक देशों में अंतिम फैसला लेने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोगों को ही होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने किसी विधायक को चुना तो उसकी पत्नी या उसका बेटा भी कुछ निर्णय हमारे क्षेत्र के बारे में नहीं ले सकता है, वो भी एक साधारण नागरिक है हमारी ही तरह। बात समझ गए हो क्या? अब हम लोग दूसरा देखते हैं। लोकतंत्र की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतांत्रिक देश में की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि स्वतंत्र चुनाव होना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। किसी के भी पक्ष में चुनाव होना नहीं चाहिए, ताकि उस देश की जितनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने सारे लोग हैं जो जिसकी महत्वाकांक्षा है कि हम सरकार में जाएं, सरकार की सत्ता को हम संभालें, उसको बराबर का मौका मिले। हम लोग इसमें चीन का उदाहरण देखेंगे कि चीन में किस प्रकार से चुनाव होते हैं, और मेक्सिको का भी उदाहरण देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार से चुनाव होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चीन में किस प्रकार से चुनाव होते हैं। तो बता दें कि चीन जो एशिया महादेश का एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और एक काफी पॉपुलर देश है। खास करके जब कोरोना आया तो कोरोना की वजह से सारे लोग जान रहे कि भाई ये कोरोना कहाँ से आया, तो चीन से आया। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में पॉपुलर है। चीन की बात करें तो 1911 ईस्वी में वहां पर चीनी क्रांति हुआ था और एक मंच वंश के शासक वहां पर शासन करते थे, उनकी सत्ता को हटा दिया गया। यानी राजवंश वहां पर खत्म कर दिया गया 1911 ईस्वी को, जिसको हम लोग चीनी क्रांति कहते हैं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसी प्रकार से चीनी क्रांति हुई थी। चीनी क्रांति होने के बाद वहां के लोगों में एक विचारधारा आया माओ का। माओ एक व्यक्ति था जिन्होंने एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत किया। बहुत सारे लोगों ने उनके विचार से आकर्षित हुए और 1949 ईस्वी से अभी तक 2021 तक वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी का रूल चल रहा है, एक ही पार्टी की वहां पर सरकार बन रही है, वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ, सिर्फ एक ही पार्टी, सिंगल रूलिंग पार्टी है चाइना में, वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो हम आपको बता दें कि वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं सिर्फ एक पार्टी, इसके विपक्षी पार्टी को है ही नहीं, कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो वो भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सहयोगी पार्टी है। यानी वहां के जनता को और भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता होगा कि चीन का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, उसे आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। ये कैसे संभव है? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, दूसरी कोई विपक्ष पार्टी है ही नहीं जो उस पर दबाव डाले। जैसे भारत में अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो यदि आजीवन प्रधानमंत्री बनने को सोचे तो ये संभव नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक पार्टियां हैं और सबको स्वतंत्र रूप से एक समान रूप से सरकार बनाने का अधिकार है। लेकिन चीन में वैसा नहीं है। वहां पर होता क्या है कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेना पड़ता है। जब उसको अनुमति मिल जाती है तभी वह चुनाव लड़ सकता है, और कोई निर्दलीय व्यक्ति भी चुनाव वहां पर लड़ नहीं सकता। तो चूंकि पार्टी एक ही है तो एक ही व्यक्ति को वो उस क्षेत्र से अपने कैंडिडेट के रूप में रखता है। यानी चीन वाले लोगों को उसी को अपना प्रतिनिधि मानना पड़ता है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर तय करती है। चीन की संसद की बात करें तो वहां का जो सांसद है उसका नाम राष्ट्रीय जन संसद है, जहां पर लगभग 3000 लोग चयनित होकर के आते हैं, और ये 3000 लोग ही निर्णय करते हैं कि हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन होगा। ये तो अच्छी बात है कि सांसद ही निर्णय करेगा, सांसद का लोग ही निर्णय करेंगे कि हमारे दल का नेता कौन होगा। जैसे भारत में सारे सांसद मिलकर के निर्णय करते हैं कि हमारे दल का नेता कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री हो जाता है। विधायक दल का जो नेता होता है वो विधायक हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि क्या चीन में की जनता जो है वो स्वतंत्र है अपने शासक को चुनने के लिए? तो नहीं है, क्योंकि वहां पर सिंगल रूलिंग पार्टी है और जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए। और यही कारण है कि जनता चाहते हुए भी उसके पास और अधिक विकल्प नहीं है। अब हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में जानते हैं मेक्सिको के बारे में कि क्या वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो मेक्सिको भी एक बेहतर लोकतांत्रिक देश है वर्तमान समय में, लेकिन हम लोग उसके पिछले इतिहास को समझते हैं। मेक्सिको जो है 1930 ईस्वी में आजाद हुआ। 1930 ईस्वी में जब वो आजाद हुआ तो वहां पर पीआरआई पार्टी जो थी उन्होंने संघर्ष किया था आजादी में, यानी आजादी भारत को आजादी दिलाने में। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का अहम भूमिका था, उसी तरह से मेक्सिको में पीआरआई पार्टी की अहम भूमिका था। तो हुआ क्या कि आजाद होने के बाद मेक्सिको में पीआरआई पार्टी की सरकार बन गई 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक वहां पर सिर्फ पीआरआई पार्टी का ही शासन चला। अब आपके मन में विचार आता होगा कि सर पीआरआई पार्टी को जनता चुनती होगी। जी हाँ, जनता चुनती थी, लेकिन किन स्थिति में चुनती थी सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं, तब आप स्वयं निर्णय ले लेंगे कि क्या वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो मेक्सिको 1930 से लेकर के वहां पर अभी तक कभी भी वहां पर फौजी शासन नहीं लगा, यानी सैनिक तख्तापलट वहां नहीं हुआ जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ था। वहां पर कभी भी तानाशाही नहीं हुई जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने किया था, यानी वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव के तहत ही सरकार बने। 1970 के दशक आते आते पीआरआई पार्टी को लगने लगा कि जनता जो है अब हमें चुनने के मूड में नहीं है, यानी जनता कुछ बदलाव चाहती थी। और यही कारण है कि उन्होंने अपनी चुनाव लड़ने की नीति को थोड़ा बदला। पीआरआई पार्टी ने चुनाव लड़ने की नीति को बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि अब चुनाव में अधिक पैसे खर्च करने लगा। जितने सारे उसके देश के सरकारी कर्मचारी थे उन्हें सख्त आदेश दिया गया कि आप सबों को पीआरआई की सदस्यता लेना है और उसकी मीटिंगों में आप सबों को जाना है। तो जब मेक्सिको के जितने सारे सरकारी कर्मचारी थे सबको पीआरआई पार्टी का सदस्यता लेना पड़ा, उनकी मीटिंगों में जाना पड़ा, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, परंतु पीआरआई जो है उनके विरोधों को दबा दिया। यहाँ तक कि जो सरकारी शिक्षक होते थे उन्हें यह कहा जाता था कि आप अपने छात्रों को, जो वयस्क छात्र हैं और उनके अभिभावकों को यह बतावें कि आप पीआरआई में ही वोट करना है। कभी कभी ऐसा भी होता था जब पीआरआई पार्टी को लगता था कि उस क्षेत्र में हमें वोट नहीं मिलने वाला है, तो जिस दिन चुनाव होते थे उस दिन चुनाव का केंद्र बदल दिया जाता था, और इस केंद्र को बदलने की वजह से जनता जो है सही समय पर वोट नहीं कर पाती थी। बहुत सारे लोग वोट से वंचित हो जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने 1970 से लेकर के अपनी सरकार किसी तरह से चलाई 2000 ईस्वी तक। तो आप लोग यहाँ पर यह बताइए कि क्या वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो रहा था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था। निष्पक्ष चुनाव हम लोग उसे कहेंगे जहां पर हर किसी को बराबर मौका मिले, जहां पर किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो। तो मेक्सिको के चुनाव को हम लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं कह सकते। उम्मीद है कि आपको यह विशेषता समझ में आ गई होगी कि लोकतांत्रिक देश हम लोग उसी को कहेंगे जहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होती है। अब हम लोग
इसके तीसरे प्रमुख विशेषता की बात करते हैं, तो वो है एक वोट और एक मोल। यानी एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार रहेगा और उस वोट का कीमत उतना ही होगा जितना उस देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का होगा। यानी देश का कोई भी नागरिक हो, चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पद से हो, लेकिन जब वह वोट देगा तो उसका उतना ही मूल्य होगा जितना एक गरीब व्यक्ति का है। तो आइए हम लोग कुछ देशों के उदाहरण से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि एक वोट और एक मोल सभी देशों में अभी है या नहीं है। बात हम लोग करते हैं सऊदी अरब की, जो बहुत ही एक खूबसूरत देश है। 2015 ईस्वी तक वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बाद में महिलाओं ने कुछ आंदोलन किए तो वहां का जो किंग थे उसको स्वीकार करना पड़ा कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए। यानी इतने दिनों से वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो है एक डेमोक्रेटिक, ये उदाहरण बताता है कि यह लोकतांत्रिक देश का एक बेहतर उदाहरण नहीं है। बात हम लोग एस्टोनिया की करते हैं, तो एस्टोनिया में दो समुदाय के लोग हैं। एक रूसी लोग हैं जो माइग्रेट होकर के एस्टोनिया चले गए थे, उनके पूर्वज वहीं पर बस गए, उसको नागरिकता एस्टोनिया का तो मिल गया, लेकिन उसे मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड बनाने में बहुत मुश्किलें होती है। यानी आसानी से उसका मतदाता पहचान पत्र मिलता नहीं है। जबकि एस्टोनिया के जो मूल निवासी है, जैसे ही वो वयस्क होते हैं उसे तुरंत मतदाता पहचान पत्र मिल जाता है, यानी वोट देने का अधिकार उसे तुरंत मिल जाता है। लेकिन एस्टोनिया के जो रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उसे अपना मताधिकार को प्राप्त करने के लिए अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये सारे उदाहरण बताते हैं कि अभी भी बहुत सारे देशों में पूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई। बात हम लोग फिजी का करते हैं। फिजी में भी दो समुदाय के लोग हैं। फिजी में कुछ भारतीय मूल के लोग वहां पर जाके बसे हुए हैं, जिसे वहां की नागरिकता मिल गई है, और कुछ फिजी के मूल लोग हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के वंशज हैं। फिजी में जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनका वोट का कीमत और फिजी के जो अस्थायी लोग हैं उनके वोट के कीमतों में अंतर है। यानी फिजी लोगों का वोट का महत्व जो है वो भारतीय वोटर्स के मामले में अधिक है। तो इसको हम लोग यह कह सकते हैं कि वहां के जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उसे वहां का नागरिकता तो मिला, परंतु एक वोट और एक मोल जो होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में वो उसे मिला नहीं है। अब हम लोग इसके चौथे गुण पर हम लोग बात करते हैं। इसका चौथा गुण है लोकतांत्रिक देशों का कानून का राज एवं अधिकारों का आदर होना चाहिए। जी हाँ, जैसे लोकतांत्रिक देश का कोई भी व्यक्ति हो वो अनलिमिटेड पावर में होना नहीं चाहिए, उसके पास और सीमित शक्तियां होनी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के ऊपर कानून होना चाहिए, यानी संविधान होना चाहिए। जैसे देश का प्रधानमंत्री भी यदि कुछ गलती करे, वह कानून को तोड़ता है, वह संविधान के नियमों को पालन नहीं करता है, तो उन्हें भी वही सजा मिलना चाहिए जो देश का एक आम नागरिक को मिलता है उस कानून को तोड़ने के बदले में। उसको हम लोग कहते हैं कानून का राज। यानी कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथों में ले नहीं सकता है। और अधिकारों का आदर का मतलब हुआ कि हर लोकतांत्रिक देश के अपने संविधान होते हैं और उस लोकतांत्रिक देश के संविधान में वहां के नागरिकों को, वहां के संस्थाओं को कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का आदर होना चाहिए। जैसे हमें वोट देने का अधिकार है, तो ये हमें सरकार भी हमारा यह अधिकार को छीन नहीं सकती है। तो आइए हम लोग यहाँ पर जिम्बाब्वे के उदाहरण से समझते हैं कि क्या वहां पर कानून का राज और अधिकारों का आदर होता था या नहीं होता था। हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि जिम्बाब्वे के लोगों को उनके जो मौलिक अधिकार है, वहाँ के संस्थाओं के जो मौलिक अधिकार है, उनको वहाँ पर आदर दिया जाता था या नहीं दिया जाता था। तो जिम्बाब्वे जो है 1980 में आजाद हुआ, बहुत वर्षों के बाद वह आजाद हुई। और जानू PLF वहाँ पर एक पार्टी थी जिसका बहुत बड़ा योगदान था उस देश को आजाद कराने में। तो उसी पार्टी का रॉबर्ट मुगारो जो है वहां के राष्ट्रपति चयनित हुए। जब वो राष्ट्रपति चयनित हुए उस समय वो काफी लोकप्रिय थे, क्योंकि उस देश को आजाद कराने में उसकी एक अहम भूमिका थी। तो वो काफी लोकप्रिय और चर्चित थे। वहां पर और भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी।
बहुत लोकप्रिय और चर्चित होने के बावजूद भी लोकतांत्रिक देशों में जनता यदि उसको चाहे कि हम दूसरे पार्टी को यहाँ पर हम मौका देंगे तो वो सरकार को बदल सकती है। और जैसे ही रॉबर्ट मुगारो को ऐसा लगा कि जनता जो है यहाँ पर सरकार बदलने के मूड में है, तो उन्होंने संविधान का संशोधन किया और राष्ट्रपति पद की जो शक्तियां थी उसको बढ़ा लिया। यानी राष्ट्रपति का जो शक्ति थी, उनकी जो निर्णय लेने का जो क्षमता था, उसका उन्होंने विस्तार किया। और विस्तार करने के बाद यहाँ तक तो ठीक है कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, यदि वो देश हित में काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर जो दूसरे पार्टी के लोग जो थे, दूसरे पार्टी के लोग जब जनसभा करते थे, जब रैलियां निकालते थे, जब आंदोलन करते थे, या फिर जब रॉबर्ट मुगारो के प्रति वे लोग किसी भी प्रकार का आंदोलन करते थे, तो उनके सारे इस आंदोलनों को, जनसभाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था और वहां पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता था। तो क्या यहाँ पर विपक्षी दल का अधिकार है या नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर उसका अधिकार है, वो भी जनसभाएं कर सकता है, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है वो, परंतु यहाँ पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। साथ ही साथ पूरे मीडिया पर, रेडियो पर, टेलीविजन पर रॉबर्ट मुगारो का ही पकड़ था, जबकि जो मीडिया होती है वो लोकतंत्र की चौथी स्तंभ है और इसको स्वतंत्र होनी चाहिए। वो कुछ भी लिख सकता है जो उसको सही लगे, जो उसको देश हित में लगे। लेकिन रॉबर्ट मुगारो जो है कोई भी खबरों को रेडियो या टेलीविजन में प्रसारित नहीं होने देता था जो उनके पार्टी के खिलाफ हो या फिर जो उनके खिलाफ हो। यानी मीडिया भी जो है रॉबर्ट मुगारो के इशारे पे चलते थे। अखबार जो थी, समाचार पत्र जो थे, वो थोड़े बहुत स्वतंत्र थे। तो कुछ पत्रकार जो है रॉबर्ट मुगारो के खिलाफ यदि लिखते थे तो उन्हें जान से मार दिया जाता था या फिर उन्हें बहुत ही परेशान किया जाता था। तो इस उदाहरण से हम लोग यह समझ सकते हैं कि जिम्बाब्वे के लोगों का जो अधिकार था वो तो संविधान से मिला था, लेकिन अधिकारों का आदर वहां पर हो नहीं रहा था। जो लोकतांत्रिक विशेषता का कह सकते हैं कि एक प्रकार से हनन हो रहा है। तो मुख्यतः हम लोग इन्हीं चारों विशेषताओं को बारे में पढ़ना था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चारों विशेषताएं बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का एक पार्ट हम और बनाएंगे जिसमें इस चैप्टर को लोकतंत्र क्यों, उनके पक्ष में तर्क या फिर लोकतंत्र की जो और कुछ खूबसूरत विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बताएंगे और उसी वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद हम इस अध्याय का जो भी नोट्स है वो हम उपलब्ध करा देंगे।